जेई 2011 का ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स एसएचएम ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। तो एक वुडन ब्लॉक दिया हुआ है और ये वुडन ब्लॉक जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। इस ब्लॉक पे एक चार्ज क्यू भी रखा हुआ है। इफ नाउ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज स्विच्ड ऑन एज शोन देन द एसएचएम ऑफ द ब्लॉक विल बी आफ्टर दैट 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन। तो इस क्वेश्चन में यह है कि पहले जब इसकी एसएचएम हो रहा है इस वुडन ब्लॉक का तो उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है। इस पे जब चार्ज क्यू रखा हुआ है और कुछ देर बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये चेंज होगा या नहीं होगा, और इसका जो मीन पोजीशन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है वो इस प्रॉब्लम को देख के ही बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए बता सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और इसका मीन पोजीशन शिफ्ट करेगा, यानी कि वो देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा। वो क्यों होगा? देखिए, जब भी एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत होती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स रिक्वायर्ड होता है। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि ये जो स्प्रिंग है ये हमें स्प्रिंग फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो F = -kx होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट x पे डिपेंड कर रहा है, इसके कारण रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, हमें कांस्टेंट फोर्स मिल रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक Q टाइम्स E का एक कांस्टेंट फोर्स मिल रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा कि इस फोर्स के कारण ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मेन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। इसी थ्योरी को मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी समझाता हूं। देखिए, अगर आपको एक स्प्रिंग और मास का सिस्टम दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा = √k/m होता है। अगर आप मान लें कि इसी स्प्रिंग एंड मास सिस्टम को आपने वर्टिकली लटका दिया है अर्थ पे, तो वर्टिकली लटकाने से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स mg लगेगा। उस mg फोर्स के कारण ये जो इसका मेन पोजीशन है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। कितना आएगा, y0 आएगा, वेयर y0 = mg/k। ये सभी जानते हैं। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे इसलिए आता है क्योंकि नीचे आने से कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा, ky0 = mg हो गया, तो y0 = mg/k, यानी कि इसका मेन पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो ये एसएचएम मोशन परफॉर्म करता है, तो ये स्प्रिंग फोर्स के कारण अगर आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो उसका भी ओमेगा जो है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो √k/m ही रहता है। यानी कि इस प्रॉब्लम में जो IIT जेईई में पूछा गया है उसमें भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स का रोल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है, वो एग्जैक्टली वही रोल है जो ग्रेविटी का रोल होता है अगर आप वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम को देख रहे हैं। इस ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, हमारा मेन पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देख लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल भी सरफेस ले लें जिसमें कि ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है, ग्रेविटी एक तरह, उसमें भी फ्रीक्वेंसी √k/m है। अगर आप सेम स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर आप जुपिटर पे ले जाएं या मून पे ले जाएं या आउटर स्पेस में ले जाएं जहां पे g की वैल्यू चेंज हो रही है, आउटर स्पेस में हो सकता है वैसे जगह पे अगर आप ले जा रहे हैं जहां पे g की वैल्यू 0 है तो भी ये ओमेगा यही रहेगा। अगर आप इसे जुपिटर पे ले जाएंगे तो भी ओमेगा की वैल्यू यही रहेगी। वहां पे जुपिटर पे तो g की वैल्यू काफी ज्यादा है। अगर आप मून पे ले जाए वहां g की वैल्यू g/6 हो जाती है, फिर भी लेकिन ओमेगा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि g क्या है, वो ग्रेविटी है, वो कांस्टेंट फोर्स है, वो m टाइम्स g है। कांस्टेंट फोर्स के कारण हमेशा क्या होता है, जो मेन पोजीशन ऊपर या नीचे होगा। अगर आप इसको जुपिटर पे ले जाएंगे तो ये जो y0 है ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा क्योंकि जुपिटर पे ग्रेविटी ज्यादा है। अगर आप मून पे ले जाएंगे तो थोड़ा सा ये y0 कम हो जाएगा। तो उसके कारण, ग्रेविटी के कारण केवल जो है ये मेन पोजीशन चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब भी आता है वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है उससे आता है। अगर आप स्प्रिंग बेल और मास सिस्टम की बात करें तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, -kx होता है। ये = अगर हम लिखते हैं m टाइम्स a, तो एक्सेलरेशन = क्या हो गया, -k/m। तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है -k/m टाइम्स x। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो √k/m होता है।
इस क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल एग्जैक्टली वही है जो ग्रेविटी का रोल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका मेन पोजीशन चेंज होगा, लेकिन आपकी जो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नॉट की भी म्यू नॉट ही रहेगी। तो इसका आंसर ए होगा। अब इसको इसी प्रॉब्लम को मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करता हूं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन कर दिया जाता है तो कितना क्या फोर्स लगेगा, क्यू टाइम्स ई। इस क्यू टाइम्स ई के कारण जो कंप्रेशन होगा वो सपोज अगर एक्स नॉट हो रहा है तो क्यू टाइम्स ई इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों फोर्स को बैलेंस होना है। तो क्यू टाइम्स ई जो इलेक्ट्रिक फोल्ड है, क्यू टाइम्स ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस होगा, तो क्यू टाइम्स ई इज इक्वल टू के एक्स नॉट। अगर इसको मान लीजिए कि एक्स नॉट ये अगर सपोज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब अगर थोड़ा सा और इसको मैं डिस्प्लेस कर देता हूं एक्स, तो टोटल फोर्स क्या लग जाएगा, माइनस के टाइम्स एक्स नॉट प्लस एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। इसमें साथ में ये क्यू टाइम्स ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लगेगा। दिस इज इक्वल टू एम टाइम्स ए, द टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स प्लस क्यू ई इज इक्वल टू एम टाइम्स ए। अब ये माइनस के एक्स नॉट और क्यू ई दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। तो जब ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम टाइम्स ए। तो ये अब सिंपली आ गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। इससे आगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी रूट अंडर के बाई एम रहेगी, वो वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नॉट ही रहेगी, केवल इसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा।